सर एक आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये वाला जो एक प्लानिंग है स्टेप अप एसआईपी वाली, ये क्या यंग लोग जो निवेश कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है? देखिए, ये तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा दिव्या कि अगर मान लीजिए कोई मिडिल एज वाले हैं, जब मान लीजिए मिड 40s में है और शायद उन्होंने निवेश बहुत लेट शुरू किया, और आज से 10 साल पहले शायद जितनी अवेयरनेस आज है लोगों में उतनी नहीं थी, और उतने फिनटेक प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी जनरेशन, जिसको मैं बोलूंगा, हमारी जनरेशन वाले लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद थोड़ी ज्यादा थी। जेनजी वाले या आज की जो जनरेशन है उनके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं है बेसिक नीड्स को लेके। तो हम जैसी जनरेशन के लोग, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्होंने निवेश, खुद ही उनका एक सेल्फ एक्सपीरियंस बोलता है कि हमने निवेश लेट शुरू किया। उनके लिए तो स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। ये एक बूस्टर है, ये एक टर्बो इंजन है, जो मतलब आप हाईवे पे बहुत लेट आए हैं और अब आपको लंबा सफर तय करना है, तो आपने एक टर्बो इंजन के माध्यम से वो सफर तय करने में आपको हेल्प होगी। ये वही टर्बो है, ये टर्बो इंजन जिसको हम बोल सकते हैं कि आपने स्टेप अप किया और आपको ये स्पीड अप कर देगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। हाउएवर जो यंग लोग हैं उनके लिए स्टेप अप करना ज्यादा इजी इसलिए है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे मैंने बोला, बहुत अधिक नहीं है। आज की जो जनरेशन है, हम 75 ईयर्स के ऊपर हो गए हमें, हमारे देश को आजाद हुए। शुरू के 20-30 साल तो हमारे देश में लोग बेसिक नीड्स के लिए ही स्ट्रगल करते रहे। जैसे मैं बोलूंगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो एज के लोग थे, फिर हमारे पेरेंट्स आए जब उनकी बेसिक नीड्स कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी थी और इंडिया एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड की तरफ बढ़ रहा था, जहां पे लोगों के घर में पहली बार टीवी आना, पहली बार कार आना, पहली बार हवाई जहाज का सफर करना, ये सब पहली पहली बार हमारे पेरेंट्स वाली जो एज थी उसमें हुआ। फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन आई, और आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को बेसिक नीड्स के लिए कोई उतने स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। केस टू केस, इंडिविजुअल बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबके साथ है, बट आई एम सेइंग इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब इस न्यू जनरेशन जो आई है, इनको एक्सपीरियंस चाहिए। आप देखिए, तभी इंडिया की, अगर आप डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ रहा है, ट्रैवल, एयरपोर्ट्स पे आप रश देखिए किस तरीके से है, मॉल्स में देखिए, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर यंग जनरेशन। एंड आप ये भी देखिए कि 65% हमारी पॉपुलेशन 35 के नीचे है, तो कितनी यंग कंट्री है हम, और वो नंबर भी काफी बड़ा है बिकॉज वी आर नाउ मोर देन 140 करोड़ पॉपुलेशन। तो ये बिल्कुल जो सर, बिल्कुल। यो जंग यंग जनरेशन है, ये क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगा कि स्पेंड करने में बहुत शौक है इनको और बहुत जोश में रहते हैं, तो वहां पे इनको अपना जो सिप है उसमें अगर स्टेप अप कर देंगे तो एक गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ, मेरी सारी सैलरी जो आती है वो खर्च हो जाती है और मैं सेव नहीं करता हूं। उस गिल्ट को रोकने के लिए सिप और सिप के साथ स्टेप अप ये करते रहेंगे तो इनके गोल्स भी पूरे हो जाएंगे और ये अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया सर, बहुत आसान भाषा में आपने समझाया। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि स्टेप अप में निवेश करने की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए, सीमा एक तो हो गया कि हमें अपनी पॉकेट को भी देखना बहुत जरूरी है। जी। हाँ भाई, मैं, आप मुझे थोड़ा अलाउ करेंगे तो मैं एक एक्सेल है मेरे पास, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमने 10,000 की अगर बात की, तो 10,000 रुपये में अगर हम 10% स्टेपअप की बात करते हैं तो आपका जो इनिशियल अमाउंट जो शुरू होता है वो तो जी। 10,000 से होता है, लेकिन अगर ये 10% स्टेपअप चलता रहा तो 20 साल में जो मंथली एसआईपी अमाउंट आएगा, वो जैसे मान लीजिए 10 साल में वो हो जाएगा 47,159 का, 15 साल में वो मंथली सिप बन जाएगी 75,950 की, और 20 साल में हो जाएगी 1,22,318 की। तो अब ये क्या होता है कि कई बार म्यूजिक टू ईयर्स होता है कि हम स्टेप अप कर लें, हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, पर आपके दर्शकों को और निवेशकों को ये भी जानना जरूरी है कि जब हम 10% स्टेप अप की बात करते हैं तो जो जर्नी आपने 10,000 की सिप से शुरू की वो लाखों में जाके एंड होगी। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि क्या मैं वो मंथली उतना स्टेप अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन जो मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशकों में ये भी होता है कि वो 10% स्टेप अप बोलते हैं, बट वो हो सकता है लीनियर तरीके से सोच रहे हो जी। कि मान लीजिए अगर 10,000 की सिप है तो मैं 10% मीन्स 1,000 रुपए हो गए, तो मैं अगले साल 11 कर दूंगा, उसके अगले साल वो 12,000 की सिप हो जाएगी, तो वो जी। लीनियर 1,000 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, विच इज वेरी प्रैक्टिकल और वो इजी है। हालांकि वो फिर अगर हम जब स्टेप अप की बात करते हैं तो अंडर इन्वेस्टिंग हो जाएगा। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, 10% एक एक्सपोनेंशियल जंप हो जाता है सिप का। प्रोबेबली 5% सिप इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल। हाउएवर, मैंने ही शो के शुरू में ये बोल दिया कि इन्फ्लेशन 6% की है, तो आपको निवेश जो है वो इन्फ्लेशन से कहीं अधिक करना पड़ेगा। बट
एक वो जो हम हिंदी में कहावत है कि यथा शक्ति यथा संभव, जी जी कि जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप अप कर रहे हैं तो आपके स्टेप अप में आप दूसरी जगह कहीं आपका नेगेटिव कैश फ्लो बनना शुरू हो गया। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि आपका मंथली कैश फ्लो जब आप करते हैं, बजट डायरी जब आप बनाते हैं, तो बजट डायरी में ये देखना जरूरी है कि मैं अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन करूं तो वो मैं निवेश बढ़ा दूं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मेरी सिप चल रही है और मैं वो सिप को तो नहीं बंद करूंगा, लेकिन हाँ मैं दूसरी तरफ कहीं से नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है तो उधार उठा रहा हूं, या कहीं क्रेडिट कार्ड का बढ़ता जा रहा है बर्डन, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टू स्ट्राइक अ राइट बैलेंस बिटवीन योर स्पेंडिंग योर सेविंग। तो ये बहुत जरूरी है। सर जैसे आपने बोला कि एक ये है कि अननेसेसरी खर्चे कम करके फिर जो है आप अपने सिप में स्टेप अप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने सर स्टेप अप किया और एनी हाउ कुछ भी मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या कैसे भी उसके बजट में स्टेप अप करने के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई है कि वो अब पे नहीं कर पा रहा है उतना अमाउंट एसआईपी में, फिर इस स्थिति में वो क्या कर सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स की एक बहुत खासियत ये है कि ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है म्यूचुअल फंड। आपने सिप शुरू करनी है, आप सिप शुरू कर दीजिए। आपको सिप पॉज करनी है, यानी 3 महीने के लिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये जन फेब मार्च में बहुत खर्चे होते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड्स आपको सिप पॉज की फैसिलिटी देते हैं। आपने सिप क्लोज करनी है लेकिन निकालना नहीं है अमाउंट, वो भी पॉसिबल है। आपकी सिप चल रही है, आप स्टेप अप नहीं करना चाहते, टॉप अप या एडिशनल परचेज करना चाहते हैं उसी सिप जो आपकी सिप चल रही है उसमें, वो भी अलाउड है। इसी तरीके से जब स्टेप अप आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 4 साल 5 साल स्टेप अप कर लिया, अचानक से आपकी कोई लाइबिलिटी आ गई, कोई घर ले लिया, कोई ऐसा जहां पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया और आप स्टेप अप नहीं करना चाहते हैं, ऑन अ क्लिक ऑफ बटन जो मॉडिफिकेशन वाला हमने बोला ऑनलाइन, या आप फॉर्म भर के दे सकते हैं और उसमें आप अपना रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं टू स्टॉप द सिप। तो ये बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है, स्टेप अप स्टार्ट करना, स्टेप अप को रोकना, सिप को स्टार्ट करना, सिप को पॉज करना, सब बहुत सीमलेस बनाया हुआ है। मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री इतनी ईज और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता जितना एक म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट देता है। बिल्कुल सर। और एक सवाल हम लोग कमल बेदी जी का ले लेते हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, इन्होंने सवाल भेजा है। इनका कहना है कि कैन आई ऐड इन माय पोर्टफोलियो न्यू लॉन्च फंड कैनरा रोबोको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एड अ डेट फंड एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन माय पोर्टफोलियो। तो सर ये पूछे कि कैनरा रोबोको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या ऐड किया जा सकता है यहाँ पर पोर्टफोलियो में, न्यू फंड है, और साथ ही अभी जो है इनके पास, क्योंकि इन्होंने डेट फंड जो है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, क्या करने की सलाह रहेगी सर? देखिए, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एक तो इक्विटी कैटेगरी में आता है, हालांकि उसमें डेट भी होता है लेकिन उसकी टैक्सेशन इक्विटी की होती है और फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से डेट और इक्विटी में समीकरण बिठाते हैं और उस फंड को चलाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फंड है, वो आपकी बैलेंस्ड कैटेगरी में आ जाता है, या उसको हाइब्रिड कैटेगरी भी बोलते हैं। मल्टी एसेट फंड में आपको एक और एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि आपको गोल्ड का या सिल्वर का या डेट का, इक्विटी का, इन सब का आपको एक्सपोजर मिलता है। तो हमेशा किसी भी फंड को इस तरीके से लीजिए कि मेरे फंड में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में यदि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, एक आपने बैलेंस एडवांटेज फंड ले लिया, एक आपने कोई थीमेटिक अगर ले लिया, मान लीजिए कोई सेक्टर बेस्ड फंड ले लिया, फिर एक आपने मल्टी एसेट ले लिया, तो इस तरीके से अगर आपको ज़रूरत है और आपके पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड नहीं है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक मल्टी एसेट फंड चला रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे डुप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ पर और एक और फोलियो आया हमारे पास हर्षद पटेल जी का यूट्यूब से, ये कह रहे हैं कि मेरी 2 साल से 15,000 रुपये महीने की 3 एसआईपियाँ चल रही हैं, हर साल 5% स्टेपअप के साथ 15 साल तक ये निवेश करेंगे, क्या 1.5 करोड़ रुपए जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे, ये इनका सवाल है। इनके पोर्टफोलियो पर अगर हम लोग नज़र डालें तो देखिए, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, 7,500 की एसआईपी यहाँ पर है, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 3,000 की एसआईपी है यहाँ पर, और बंधन स्मॉल कैप में 4,500 की एसआईपी है। सर आपके हिसाब से इन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में लार्ज कैप भी आता है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिड कैप और फ्लैक्सी कैप और स्मॉल कैप, सर फंड्स कम है, आपके हिसाब से क्या 1.5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा, और साथ ही फंड में क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, तीनों बहुत अच्छे फंड हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अच्छी चीज इन्होंने क्या की है कि इनका जो टोटल एसआईपी का अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट इनका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जा रहा है जो लीस्ट वॉलेटाइल है, तो उसके हिसाब से इन्होंने खुद ही बहुत अच्छा बैलेंस बिठा के रखा है।
तो फंड लेवल पे मैं इनको कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप चेंज कर लीजिए। हाँ, इनको अगर जो टारगेट है इनका उसके हिसाब से 93 लाख के आसपास इनका कॉर्पस क्रिएट होगा यदि 12% से पोर्टफोलियो ग्रो किया, और यदि 15% से ग्रो किया तो 1 करोड़ 17 लाख के आसपास इनका कॉर्पस क्रिएट होगा। 1.5 करोड़ के लिए इनको जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा इनको शॉर्ट पड़ रहा है अमाउंट, या तो इनको 24,000 की जो सिप है वो करनी पड़ेगी, या फिर अपना ये टाइम होराइजन है उसको 18 साल कर दें। तो यदि मान लीजिए इन गिवन सिनेरियो 5% का स्टेप अप करते रहेंगे और ये 3 फंड्स को कंटिन्यू रखें तो ये टारगेट 15 के बदले रफली 18 साल के आसपास पूरा हो जाने की उम्मीद है। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई शख्स अगर हर साल स्टेप अप करता है अपनी एसआईपी में, तो क्या इसका कोई एक परफेक्ट थंब रूल है जिसके अकॉर्डिंग ही उसे चलना चाहिए स्टेप अप में? थंब रूल जैसा हमने डिस्कस किया दिव्या जी की, एक तो आप ये देखिए कि आपके कैश फ्लोज किस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं, उसके हिसाब से ही आप अपना स्टेप अप करिए। देयर शुड नॉट बी मिसमैच, अंडर इन्वेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, ओवर इन्वेस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो थंब रूल तो यही है सबसे पहला। और फिर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए कि मतलब वो जो स्टेप अप का अमाउंट है वो उसको ऑनर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को अब जैसे क्या होता है कि जो जॉब वाले हैं उसमें दिव्या कैसा है कि सबको मालूम है कि मेरी सैलरी कितनी है, जब नेक्स्ट ईयर जब इंक्रीमेंट होती है तो भी डिफाइंड होता है कि उनकी कैश फ्लोज क्या रहेंगे। आई थिंक जो बिजनेस क्लास होती है उनके लिए बहुत अनसर्टेन होता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो उनके पीक सीजन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं बिजनेस के जो लीन पीरियड होता है। बाय डिफॉल्ट उनको मालूम है कि उन महीनों में उनका इनफ्लोज बहुत कम होता है, और जब इनका उनका सीजन होता है उसमें उनको इनफ्लोज कहीं अधिक आते हैं। तो जब इस तरह की फ्लक्चुएशन होती है इनफ्लोज में, वहां मुझे लगता है ये स्टेप अप उनके लिए शायद उतना सही नहीं रहेगा। उनके लिए उस समय एडिशनल परचेज के थ्रू या टॉपअप के थ्रू कर लेंगे तो बेहतर है, या फिर आपके जो बिजनेस के फ्लोज आप मिनिमम वाला के लेके चलिए कि मेरा जो लीन पीरियड में मेरा जो बिजनेस होता है उतना तो मेरा आता ही है हर महीने, उसके हिसाब से अगर स्टेप अप करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा कि एक टाइट सिचुएशन नहीं बनेगी जहां पे वो उसको सिप को ऑनर करना मुश्किल हो जाए। तो प्रोफाइल के हिसाब से मुझे लगता है ये देखना बहुत जरूरी है कि वो मेरे ईज ऑफ जो इन्वेस्टिंग है उसमें कोई कंफर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, क्या आपका मानना है कि जब बाजार में गिरावट हो तब स्टेप अप की स्ट्रेटजी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अमल में लाया जा सकता है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हर्ष भाई, अगर गिरावट में मतलब जो रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं और जो सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, मैं जब मिलता हूँ इन सबसे तो वो बहुत खुश होते हैं कि मार्केट गिरी है बिकॉज और पैसा डालेंगे। जबकि जनरल टेंडेंसी क्या होती है, लोगों को पैनिक आ जाता है, और जो न्यू एज इन्वेस्टर्स हैं और स्पेशली जिन लोगों ने शायद ये डाउनसाइड साइकिल उतने देखे नहीं है, वो घबरा जाते हैं और वो जब मार्केट गिर रही होती है तब अपना वो एग्जिट करना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप जो बड़े नाम हैं जैसे हमारे राकेश झुनझुनवाला जी का नाम है इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन में, या रामदेव अग्रवाल जी का है, या दमानी जी का है, अगर आप इनकी लाइफ को पढ़ें, इनके जो ऊपर बुक्स लिखी गई हैं उनको पढ़ें, तो ये सब अपनी जो सक्सेस स्टोरी बताते हैं उसमें यही बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब बाजार बहुत गिरा था तब उन्होंने उन कंपनीज में निवेश किया था। तो जब इतना ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे पास में एक एक्सपीरियंस है सामने, उस एक्सपीरियंस का हमें यूज करना चाहिए, और जब गिरावट होती है वही टाइम है जब आपको अपना स्टेप अप या टॉप अप करना चाहिए। जी सर। सर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो स्टेप अप एसआईपी उसके लिए कितनी ज़्यादा बेटर हो सकती है कंपैरेटिवली जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो किसी को पूछें कि आपको अगर 1 करोड़ मिल जाए तो क्या आपको खुशी होगी, तो वो बोलेगा हाँ खुशी होगी। बोलेगा अगर आपको 5 करोड़ मिल जाए तो क्या आपको खुशी होगी, तो बोले भाई ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। 1 करोड़ में अगर इतनी खुशी हो रही है तो 5 करोड़ में क्यों नहीं होगी। तो वैसा ही है कि स्टेप अप आपकी वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है। तो जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ आ रहे हैं स्टेप अप करने के लिए, तो आपकी फिर जो कॉर्पस क्रिएट होगी वो उसी हिसाब से होगी। जैसा हम बोलते हैं कि जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, वैसा ही है कि जितना लंबा स्टेप अप करेंगे, जितना ज़्यादा आप निवेश को बढ़ाते रहेंगे, आपका उतना ही बढ़िया कॉर्पस क्रिएट होगा। तो ये तो मुझे लगता है नो ब्रेनर है। जितना लंबा आप खींच सकते हैं अपने सिप को और अपने स्टेप अप को, आपको करना चाहिए।